गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सर दीपक वर्मा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फाइनल अकाउंट के बारे में थोड़ा सा समझा के पहले देख चुके जो भी है। एडजस्टमेंट क्या होता है, इसके थ्योरेटिकल क्या होता है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। मतलब बैलेंस जो ये सेंस ये निकला था उसमें कि हम प्रॉफिट एंड लॉस मतलब फाइनल अकाउंट इस करंट ईयर के बना रहे हैं, तो सारी चीज़ करंट अकाउंट की होनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ होगी जो इस साल की नहीं है लेकिन शामिल होगी, तो उसे हटाने के लिए एडजस्टमेंट करना जरूरी है। कुछ ऐसी चीज़ है जो इस साल की है पर शामिल नहीं है, उसे शामिल करने के लिए हमें एडजस्टमेंट करनी है। व्हाट इज द नीड ऑफ एडजस्टमेंट फॉर शो ट्रू पोजिशंस बाय आवर फाइनल अकाउंट्स? इट इज नेसेसरी use of adjustments because some transactions are related from current year but not included in the books, as it is some transactions are included in the books but those are not related from the current years। तो ऐसे दोनों स्थिति को हम सही करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमारे को एडजस्टमेंट की हमारे को आवश्यकता होगी। तो ये चीज़ें थी और एक लिस्ट थी, एक बार मोटे मोटे तौर पे पढ़ देते हैं वापस। क्या क्या लिस्ट थी हमारे पास? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेज, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, क्लोजिंग स्टॉक डेप्शन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, बैड डेब्ट्स टू बी राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स ही होता है, ठीक है ना, वही की बात है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, गुड्स विड्रॉ फॉर डोमेस्टिक यूज, ओपनिंग स्टॉक, गुड्स यूज इन बिजनेस। तो ये चीज़ें थी। अब एक एक करके देखेंगे इसको। देखिए इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो जो जनरली होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। तो इसके लिए पहले समझते हैं व्हाट इज द मीन ऑफ द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज रिलेटेड फ्रॉम करंट ईयर बट नॉट पेड अप टू द एंड ऑफ द पीरियड्स, जनरली अप टू द पीरियड इसलिए बोला मैंने क्योंकि ऐसा नहीं कि फाइनल अकाउंट 31 मार्च को बनेंगे, जब भी बना रहे तो जनरली एंड ऑफ द ईयर्स। मतलब एक्सपेंसेज रिलेटेड फ्रॉम करंट ईयर बट नॉट पेड अप टू एंड ऑफ द ईयर्स कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। व्यय का वह भाग जो इस वर्ष से संबंधित है लेकिन इस साल के अंत तक नहीं चुकाया गया है, आउटस्टैंडिंग बकाया खर्च कहलाता है। अब बकाया खर्च देखो, थोड़ी देर के लिए सोचो। बकाया खर्च खर्च है। अब एक वैसे टेक्निकल बेस पे मैं बता दूंगा लेकिन समझो। कहते हैं बकाया खर्च, बकाया खर्च अगर मैं चुका देता, ये बकाया है मतलब देना है, नहीं देता चुका दिया होता तो क्या स्थिति थी? कैश कम होता, मेरी असेट्स कम होती, करेक्ट। पहला। दूसरा क्या होता? मेरा खर्चा उतने रुपए से बढ़ गया होता। तो कुछ ऐसा करो कि खर्चा बढ़ जाए और कैश कम हो जाए। अब कैश तो कम नहीं हो सकती, कैश तो ऑलरेडी है। तो कैश कम है इसका मतलब उतने रुपए से मेरा कोई लेनदार पैदा हो जाए, मेरी लाइबिलिटी हो जाए। समझ में आ गया? क्योंकि अगर मेरा असेट साइड में कैश, मेरी एक असेट्स बैलेंस शीट का असेट्स है ज़्यादा है, तो उतने रुपए से लाइबिलिटीज में डाल दूंगी, इतनी लाइबिलिटीज नाम से। तो अब देखो एडजस्टमेंट अपने आप क्लियर होगा। एक्सपेंसेज को बढ़ाना है, एक्सपेंसेज का बैलेंस क्या होता है? डेबिट, तो डेबिट करना पड़ेगा, तो एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट। और लाइबिलिटीज उतने रुपए से क्रेडिट होगी, तो टू आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज। इसका मतलब क्या हुआ कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लाइबिलिटीज है। तो देखो एक बार टेक्निकल लैंग्वेज में देख लेते हैं। सर्टेन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर पीरियड्स मे नॉट हैव बीन पेड इन दैट पर्टिकुलर पीरियड्स, जनरली एंड ऑफ द ईयर। All such expenses which are due for payment in one accounting years but actually paid in future accounting years, or payment is which the postponed are or are outstanding or unpaid expenses. So all such expenses must be accounted for in that year in which they are incurred, irrespective of the fact whether they are paid or not। मतलब ये इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि चुकाया गया या नहीं चुकाया है, जितने भी खर्चे वो सारे हमारे इसी साल में शामिल होने चाहिए। तो ये इसका एक पर्पज है शामिल करने का। देखिए एंट्रीज एक बार एग्जांपल से देख लेते। द एडजस्टमेंट एंट्री मैंने बताया, जैसे इसने दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी बकाया, मान लो तो सैलरी सैलरी चुकाई नहीं, अगर चुका दी होती तो मेरे बुक्स में सैलरी आती, सैलरी का बैलेंस डेबिट होता, खर्चा है तो सैलरी अकाउंट डेबिट। तो ये सैलरी अकाउंट डेबिट। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज मैंने बताया इतनी लाइबिलिटीज पैदा होगी, तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। चाहता तो सीधा ये कहता है कि एंट्री ये भी होगी, जहाँ जरूरत नहीं होगी वहाँ कर देंगे। एक बार समझाना जरूरी था कि अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। अब सैलरी में उतना जोड़ना है मेरे को, बैलेंस का जो सैलरी का जो भी बैलेंस होगा उसके अंदर उतने रुपए से जोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद कह रहा है इसके बैलेंस शीट्स के अंदर हम हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटीज़ के अंदर हम दिखा देंगे यहाँ पे। तो इसने एक सैलरी अकाउंट का सारा सैलरी अकाउंट बना के दिखाया आपको। उसके अंदर क्या होगा, उसका बैलेंस बोल रहा होगा हमारे पास। ये 11 महीने का है, जैसे मान लो इसने दे रखा है यहाँ पे 2400 रुपये होना चाहिए था हमारे पास। तो सैलरी अकाउंट में देखिए टू बैलेंस BD 200 रुपये, और इधर ये करके अपने पास 2200, 200, 2400 कर दिया। वो मतलब अकाउंट किससे तुम्हें आपसे आपको कोई लेना देना नहीं है, अकाउंट जनरली नहीं होगा। लेकिन इफेक्ट देखिए आप, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 2400 प्लस 200 2600 रुपये दिखाए जाएंगे। और इधर हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी साइड के अंदर हमारे पास यहाँ पे शो होगा। सैलरी
ठीक है, ये जो भी था अमाउंट से ये थोड़ा सा 200 रुपये का ये जो डिफरेंस है, अमाउंट नहीं दे रखा है। ये जनरली 2200, 200, 2400 करना चाहिए था, इसने यहाँ 2400, 200, 2600 नहीं कर दिया। एक्चुअली देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में 2 सैलरी आएगा, 22 इसने 2400 लिख दिया, या 2200 आएंगे, और फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी 200 जुड़ के तब फाइनल 2400 होगा हमारे पास, क्योंकि सैलरी में जो बोल रहा है टू कैश था हमारे पास ऑलरेडी पहले से, और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट है इधर ये, ठीक है ना। तो इधर बाय सैलरी आ रहा है मेरे पास इसके लिए पोस्टिंग करते समय, इसलिए ये आउटस्टैंडिंग सैलरी वाले 200 जोड़कर इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 2400 रुपये है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमारे पास लेके गए, तो हमारे पास यहाँ पर ये, सॉरी स्लाइड चेंज करना भूल गया था मैं, एक बार वापस देख लीजिए। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी इतना हुआ, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट इससे पोस्टिंग की है, तो हमारे पास जब होगा तो हमारे पास यहाँ आएगा बाय सैलरी फॉर 1 मंथ 200 रुपीज़, जैसे मान लो एग्जाम्पल में दिया होता कि 2200 रुपये ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखे और सैलरी 11th मंथ की है, तो हम 2200 डिवाइडेशन 11 इज इक्वल टू 200 फॉर 1 मंथ आउटस्टैंडिंग, क्योंकि हमारे 12 महीने के लिए बन रहे तो 1 महीने की आउटस्टैंडिंग होती है। तो एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 200 रुपये, 200 रुपये सैलरी आउटस्टैंडिंग की आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट के अंदर बाय पोस्टिंग की है, बाय सैलरी अकाउंट, तो ये क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा इसका। देखिए टू बैलेंस सी डी करके बता रहा है हमारे को, और फिर इसके बाद कह रहा है सैलरी अकाउंट में ऑलरेडी टू कैश वो 2200 रुपये दे रखे हैं, और उसके बाद टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 200 जोड़ के 2400 है, इसने ये 2400 200 कर दिया, वो नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था हमारे पास 2200 लिखना चाहिए था, वो कुछ नहीं, इसके टाइप पीपीटी में मिस्टेक है, तो अपने को तो सही है वो करना है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाएंगे टू सैलरी 2200 रुपये, ये 2400 लिखा है, 2400 नहीं है 2200 ही है, तो 2200 रुपये प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 2400 रुपये फाइनल उसके डेबिट में दिखाएंगे। उसी तरह से बैलेंस शीट के हम लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी के 200 रुपये। अब देखिए उसके बाद कह रहा है प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक छोटा सा एग्जांपल दे दिखाऊं मैं। अगर मैं ये कहूँ कि 1 रुपये डाल के मैं 1 रुपये की बात करता हूँ, ऐसे मान लेते थोड़ी देर के लिए 1 रुपये डाल के 1 रुपये की बात करता हूँ, तो मेरे को 1 रुपये की बात करनी तभी 1 रुपये डाला, मेरा आज खर्च हुआ। लेकिन मोबाइल में मैंने क्या किया, 100 रुपये का रिचार्ज कर दिया, मान लो 100 रुपये पूरे मिलते हैं, तो 100 रुपये तो मेरे पैसे आज चले गए, और 1 तारीख को डाला था मैंने, जनवरी की बात करते हैं, 31 जनवरी हो गई, और अभी भी मेरे अकाउंट में 60 रुपये पड़े, इसका मतलब मैंने पूरे महीने में 40 रुपये की बात की। तो मैं कहूँगा जनरली में मेरा फ़ोन का खर्चा कितना हुआ, टॉकिंग से रिलेटेड कहता है 40 रुपये, लेकिन मैं कहूँगा मेरे 100 रुपये खर्च हो गए, मेरा देखो 100 रुपये का रिचार्ज कराया था, बिल्कुल सही बात है। कैश जो पैड हुआ है, जो खर्च हुआ है, वो मेरे पास जो वास्तव में है वो कितना है, 100 रुपये हुआ, लेकिन इस महीने से रिलेटेड कितना है, 40 ही तो है। अगर 1-1 रुपये की बात करके मैं करता तो 40 ही खर्च होते और मेरे जेब में 60 रुपये पड़े होते। इसका मतलब वो 60 रुपये जो मेरा बैलेंस बोल रहा है प्रीपेड एक्सपेंस है, जो मोबाइल का बैलेंस बोल रहा हूँ, मेरी क्या असेट्स है। क्यों? क्योंकि अगर वो मैंने एडवांस मतलब प्रीपेड या एडवांस एक ही बात है, प्रीपेड नहीं किया होता तो मेरे पास कैश होती है, और कैश मेरी असेट्स होती है। क्योंकि मैंने खर्चा प्रीपेड कर दिया इसलिए मेरी कैश कम होगी, तो मेरी असेट्स कम होगी। तो कुछ ऐसा किया जाए, क्योंकि मेरा खर्चा वास्तव में हुआ 40 और खर्चा बढ़ के कितना दिख रहा है, 100 दिख रहा है, तो कुछ ऐसा किया जाए कि खर्चा उसकी एक्चुअल पोजीशन 100 के बजाय 40 पे आ जाए, तो 60 रुपये उसमें लेस कर दो, तो वास्तविक खर्च शो कर दो। और कुछ ऐसा किया जाए कि बैलेंस शीट के अंदर मेरी असेट्स उतने रुपये से बढ़ जाए। अब कैश तो ला नहीं सकता मैं, क्योंकि जैसे मोबाइल से बैलेंस नहीं निकलता, इसलिए कोई खर्चा अगर आपने पेड कर दिया तो उसको आप वापस तो ले नहीं सकते। तो प्रीपेड एक्सपेंसेज है, तो प्रीपेड एक्सपेंस मेरी असेट्स है। क्यों? क्योंकि अगर वो प्रीपेड एक्सपेंसेज नहीं होता तो उतनी रुपये से मेरे पास कैश या बैंक का बैलेंस जरूर होता, और कैश और बैंक दोनों ही मेरी असेट्स है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेज असेट्स को रोल शो करेगा, असेट्स होगी तो बैलेंस शीट्स के असेट साइड में शो होगा, और रिलेटेड एक्सपेंसेज में से कम होकर शो होगा। जैसे वहाँ सैलरी में जुड़ा था वो रिलेटेड एक्सपेंसेज में यहाँ कम होगा। देखिए मतलब एक्सपेंसेज डेफिनेशन आप टेक्निकली ले लेते थोड़ी सी। एक्सपेंसेज पेड इन करंट ईयर बट रिलेटेड फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेज। ऐसे खर्च जो इसी वर्ष चुका दिए गए हैं लेकिन जिनका संबंध आने वाले वर्षों से है, तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेज कहलाते हैं। अब सही शो करने के लिए जो एडजस्टमेंट ने बताया वो करना ही होगा। अब देखो ये क्या कहती है पीपीटी की स्लाइड, द बेनिफिट ऑफ द सम ऑफ द एक्सपेंसेज ऑलरेडी स्पेंट विल बी द अवेलेबल in the next accounting year also। सही है, such a portion of the expenses is called prepaid expenses since such expenses are already paid, they are also recorded in the books में भी शामिल हो गए of accounts a particular year periods to which they do not relate, और इस संबंध के वो है नहीं। the result show by the final accounts of a particular period will not correct because such expenses related to the future periods। अगर मैं इसे साल शामिल कर दूंगा तो सही स्थिति शो करेगा, क्योंकि अगर आने वाले सालों का तुमने इसे साल में शो कर दिया तो कहाँ से शो करेंगे, तो वो चीज़ें आ जाएगी। बिकॉज सच सॉरी हो गया, देयर फॉर सच प्रीपेड एक्सपेंसेज मस्ट बी एडजस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू अराइव एट। देखिए ट्रू प्रॉफिट मतलब सही स्थिति, हमारे खाते जो प्रॉफिट सही स्थिति शो करे और बैलेंस शीट हमारी ट्रू पोजीशन से वो करे, उसके लिए हमारे को झरना है। जैसे इंश्योरेंस हमेशा प्रीपेड होता है,
अब हमेशा इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि जनरली ऐसा तो है नहीं कि कोई भी व्यक्ति 1 अप्रैल को इंश्योरेंस कराएगा जो 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। मान लो मैंने 12,000 का इंश्योरेंस रखा, फायर इंश्योरेंस ले रखा है, कब लिया मैंने? वो कहता है कि आपने इंश्योरेंस लिया था 1 दिसंबर को, इसका मतलब अगली प्रीमियम भी 1 दिसंबर को चुकाऊंगा, और मेरे बुक्स क्लोज कब हो रही है? वो कह रही है 31 मार्च को। तो इसका मतलब 1 साल के 12,000, ये मतलब 1,000 के पर मंथ, 1 साल के एक महीने के 1,000। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 4 महीने इस साल के, 4,000 इस साल का और 8,000 अगले साल का। अब पेड कर दिया। अब इंश्योरेंस कंपनी को तुम बोलोगे जाके कि नहीं ला मेरे पैसे वापस दे, मेरे 31 मार्च को बंद होते हैं और फिर 1 अप्रैल को वापस लेना, ऐसा नहीं होगा। हम उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। तो इस साल के 4,000 और 8,000 अगले साल के। अगर मैंने ये इंश्योरेंस सिर्फ 4 ही महीने का कराया होता तो मेरे खर्च कितने होते? 4,000। ऐसे करने से मेरी स्थिति में कैश या बैंक 8,000 से बड़ा होता। तो प्रीपेड खर्च का नाम क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस 8,000 से मेरे असेट्स में जुड़ जाना चाहिए। अब कैश में जुड़ना नहीं है, एक अलग असेट्स होगी, प्रीपेड असेट्स। मैंने बताया ना प्रीपेड एक्सपेंसेज असेट्स है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस 8,000 रुपये। और पर्टिकुलर असेट्स मेरा बुक्स के अंदर शामिल कितना है? जब आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड की होगी तो एंट्री होगी इंश्योरेंस एक्सपेंसेज या इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 12,000 रुपीज़ टू कैश या टू बैंक। तो इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट बोल रहा है मेरा कितने से? 12,000 से। तो आपको करना कितना? 4, इसका मतलब 8,000 कम कर दो। तो ये चीज़ें होगी। अब खर्च कहाँ दिखाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग में। अगर डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में, अदरवाइज इनडायरेक्ट है तो P&L में। जनरली ज़्यादातर इनडायरेक्ट ही होंगे। तो इंश्योरेंस दिखाएंगे टू इंश्योरेंस 12,000 और लेस करके दिखा देंगे वो 8,000 जो इस साल का है ही नहीं। यहाँ हो गए 4,000 शो हो गए और ये 8,000 हमारे बैलेंस शीट्स के असेट्स हेड में चल जाएंगे प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से। देखिए एग्जांपल देखिए, बहुत अच्छा एग्जांपल है। रेंट पेड बाय फॉर एक्स 1 ईयर ऑन 1/7/2009 व्हेन हिज अकाउंटिंग पीरियड इस कैलेंडर ईयर। अब देखिए कैलेंडर ईयर और अकाउंटिंग ईयर में समझ लीजिए अंतर। कैलेंडर ईयर 31 मार्च को खत्म, 31 दिसंबर को खत्म होता है, अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो 31 मार्च को होता है। इसका मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का ये 6 महीने का है ना। विल बी रिमेन अनएक्सपेक्टेड एंड विल बी कैरिड टू द नेक्स्ट ईयर्स। तो ये कह रहा है, तो 1 साल का हमने एक साथ चुका दिया है 1 जुलाई को। अब इसमें ये नहीं बता रहा है आपको, ये सॉरी पीपीटी चेंज करना भूल गया क्या? तो ये कह रहा है आपको आपने चुका दिया। अब आपको ये पैसे नहीं बता रहा है कितना है ये। Thus rent for the 6 months will be the credited to the next years। तो 6 महीने का बाकी है। इसने अमाउंट देने का अपना अमाउंट अपने हिसाब से कर लिया। एक्चुअली 400 नहीं है, जो भी है एक्चुअली 200 रुपये होना चाहिए। अगर 400 रुपये 1 साल का है तो 6 महीने का हमारे पास 200 रुपये का। इसने 100 पता नहीं कैसे कर दिए, ये क्या पीपीटी में थोड़ी मिस्टेक है। तो कह रहा है कि हमने 400 रुपये चुकाए हैं 1 जुलाई को, और जो 6 महीने कैलेंडर पे हमारे अकाउंट्स क्लोज होते हैं और 6 महीने अगले साल से 1 साल का एडवांस दे दिया हमने। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से 6 महीने का इस साल का, मतलब 200 रुपये इस साल के और 200 रुपये अगले साल के। तो टू रेंट जब 400 दिखाएगा तो यहाँ प्रीपेड 200 रुपये लेस करेगा, और उधर हमारे बैलेंस शीट्स के असेट में देखिए प्रीपेड रेंट 200 रुपीज़ आएगा। इसने 100 लिखा है, इसमें 200 होगा ये। इसी तरह से देखिए आपका, तो ये एक्रूड इनकम हम नेक्स्ट पीपीटी में लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।